नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। पढ़ेंगे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी का आज महाराजगंज का दौरा है। ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा में चौक बाजार पहुंचेंगे सीएम योगी। आज दिन में 11:30 बजे पर चौक पहुंचेंगे सीएम योगी। रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर छावनी में प्रसाद ग्रहण के बाद जाएंगे लखनऊ। लखनऊ में 3.5 घंटा रहने के बाद प्रस्थान करेंगे सीएम योगी। सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महाराजगंज के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम योगी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लखनऊ जाएंगे। 3.5 घंटा रहने के बाद वहां से प्रस्थान करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। सीएम योगी का आज महाराजगंज का दौरा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के दौरे से जुड़े आज महाराजगंज जाएंगे सीएम योगी। ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा में चौक बाजार पहुंचेंगे सीएम योगी। करीब 11:30 बजे आज चौक पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम योगी। महाराजगंज से हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है सीएम योगी का आज महाराजगंज का दौरा है, क्या कुछ खबर है इसको लेकर के? जी, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज दिन में करीब 11:30 बजे महाराजगंज जिले के चौक मंदिर स्थित मंदिर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तथा श्री श्री रीडर महायज्ञ पूर्ण आहुति शिव महापुराण कथा का समापन करेंगे और आशीर्वचन देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौक स्थित सोनाड़ी देवी मंदिर जाएंगे, जहां माता का दर्शन करने के बाद जो बनटांगिया के जो बच्चे हैं उनके साथ करीब आधे घंटे बच्चों के साथ बिताएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गुरु गोरक्षनाथ का जो छावनी है, छावनी पे पहुंचेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण के बाद वो है महाराजगंज से सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ब्रजेश, जिस तरीके से आपने बताया तमाम सीएम योगी का कार्यक्रम है आज महाराजगंज में, क्या कुछ प्रशासन की तैयारी की गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज जिले से काफी पुराना लगाव रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ जो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है वो अमीनी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर माना जाता है, जहाँ पे जो है भगवान जो शिव जी का जो मूर्ति रखा जा रहा है, वहां पे वो जो है प्राण प्रतिष्ठान करेंगे। प्राण प्रतिष्ठान के बाद जो है सोनाड़ी देवी मंदिर जाएंगे, जहां बनटांगिया जो महाराजगंज जिले में बनटांगिया जो रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं उनके बच्चों के साथ करीब आधे घंटे बिताएंगे। प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा रहा। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह बताया जा रहा है कि तैयारी पूर्ण कर ली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से आसपास के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। और बता दें आपको कि इस बार जो नगर पंचायत महाराजगंज जिले में 2 नगर पंचायत शामिल किया गया था। एक महाराजगंज का चौक जहां पे मुख्यमंत्री जी का छावनी है, दूसरा जो है परतावल में। तो वहां कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जो महाराजगंज का जो नगर पंचायत चौक है वहां उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी ब्रजेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है सीएम योगी के आज तमाम कार्यक्रम लगे हैं महाराजगंज में, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा दिखाई देती है सीएम योगी के दौरे को लेकर के, या फिर ये काम दौरा है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आम दौरा है, चूंकि महाराजगंज जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी पुराना लगाव रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चौक स्थित है वो उनका छावनी है और वहां गुरु गोरक्षनाथ की जो मूर्ति है वो भी स्थापित है। हालांकि जब खिचड़ी का मेला आता है तो खिचड़ी के मेले में करीब यहाँ लाखों लोग दर्शन करते हैं। महाराजगंज के साथ साथ नेपाल के लोग भी दर्शन करने चौक आते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चौक से काफी लगाव रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज करीब 3 बार उन्होंने आया
और महाराजगंज की चौक जो स्थित है, जो नगर पंचायत है, उसको जो है बड़ा सौगात दे भी सकते हैं। जी जी ब्रिजेश, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी सौगात दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ इससे कितने करोड़ की सौगात होगी और क्या कुछ फायदा मिलेगा इससे? जी बता दें कि महाराजगंज जो नया नगर पंचायत चौक का नया नगर पंचायत बना है, नगर पंचायत चूंकि नया है, इस नाते जो है मुख्यमंत्री का छावनी है, तो इस नाते वहां के लोग जो है काफी अपेक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि चौक जो स्थित है वो जंगल से एकदम सटा हुआ है। जंगल से सटे होने के नाते वहां के लोग जो जो तमाम जो चीजें थे उनसे वंचित रह जाते थे। वो लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और एक बड़ी सौगात चौक के लिए दे। हालांकि नगर पंचायत होने के नाते वहां के लोगों में ये भी उत्साहित है कि नगर पंचायत होने से चौक का विकास गति और तेजी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि वनटांगिया चूंकि पिछली बार जो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद संभाले थे, तो वनटांगिया के बीच ही नया साल मनाने के लिए आए थे। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वनटांगियों से काफी समय हो गया था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वनटांगिया के बच्चे हैं उनके साथ करीब आधे घंटे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिताएंगे। जी ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा में चौक बाजार भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दिन में करीब 11:30 पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ चौक पर। तो आपको बता दें कि ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा में चौक बाजार पहुंचेंगे सीएम योगी। करीब 11:30 बजे चौक पहुंचेंगे। रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर छावनी में प्राण ग्रहण करने के बाद जाएंगे लखनऊ में 3.5 घंटा रहने के बाद प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। खबर दिल्ली से, जहां पर रेसलर्स के सपोर्ट में सर्व खाप महापंचायत का फैसला सामने आया है। 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत किया जाएगा। आपको बता दें कि 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च, 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत होगी। 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेसलर्स के सपोर्ट पे सर्वखाप महापंचायत का बड़ा फैसला सामने आया है। 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उसके बाद 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 मई को ही नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। इस दौरान जो रेसलर्स हैं, जो काफी समय से जो जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर के अब उनके सपोर्ट में महापंचायत भी उतरी है और महापंचायत ने बड़ा फैसला लेते हुए यह ऐलान किया है कि 23 मई को कैंडल मार्च निकालेंगे इंडिया गेट पर और 28 मई को महिला महापंचायत की जाएगी नए संसद भवन के। ज्ञान वापी के 2 मामलों की आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्तियां। साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष पर दाखिल करेगा आपत्तियां। आपको बता दें कि 7 याचिका क्लब करने का आ सकता है फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा अपनी आपत्तियां। 7 याचिका क्लब करने का आ सकता है फैसला। तो ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञान वापी के 2 मामलों में आज सुनवाई होगी।
वाराणसी कोर्ट में पक्ष दाखिल करेगा अपनी आपत्तियां। साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्तियां। 7 याचिका क्लब करने का आ सकता है फैसला। ज्ञान वापी के 2 मामलों की आज सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्तियां। साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्तियां। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से अपील की है अध्यादेश के खिलाफ एकजुट विपक्ष हो जाए। एकजुट होने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से उन्होंने समर्थन मांगा है। केजरीवाल और अखिलेश यादव ने भी समर्थन जताया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की है विपक्ष से अपील। बिहार की सीएम और डिप्टी सीएम ने केजरीवाल से की मुलाकात। सीएम केजरीवाल के आवास में जाकर के मुलाकात की है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देते हुए मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल के साथ विपक्षी पार्टियां पूरे मिलकर के पूरे देश में अभियान चलाएंगे केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुलदीप भरत दिल्ली समाचार लाइव जुड़े हैं। कुलदीप, जिस तरीके से विपक्ष जो है अब एकजुट होता नजर आ रहा है, तो क्या ये सीएम केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया था केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसको लेकर के? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सरकार को सारे जो जितनी भी पावर थी दिल्ली सरकार को सौंप दी थी, ट्रांसफर और पोस्टिंग से जितने मामले हैं वो दिल्ली सरकार देखेगी, जिसके बाद तुरंत एक ऑर्डिनेंस ला के दिल्ली सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और उस पर रोक लगा दी गई, जिसको लेकर कल केजरीवाल से जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इन्होंने मुलाकात की। क्योंकि और तेजस्वी यादव का कहना था कि दिल्ली की चुनी सरकार को जो केजरीवाल है उनको काम करने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक न्यायपालिका की जो फैसला था उसकी अवमानना की जा रही है, और जिसके चलते इन दोनों ने मुलाकात करी थी। और वहीं केजरीवाल ने भी सभी विपक्षी संगठन है उनसे अपील की है कि केंद्र की भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ किसी भी प्रकार के अध्यादेश को, जो विधेयक जो राज्यसभा में पारित होने से रोका जा सके। और उन्होंने यह भी कहा कि वो कल मंगलवार ममता बनर्जी से भी मिलेंगे, उसके बाद शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, ताकि विपक्ष जो है इसको किसी भी तरह का अध्यादेश पारित न किया जाए। क्योंकि और साथ ही उन्होंने यह भी कहा आने वाले चुनावों को देखते हुए, लोकसभा चुनाव है जब दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर भाजपा हारेगी, तो इसी का बदला लेने के लिए वो अभी से दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। जी भरत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो केजरीवाल और उनकी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि समर्थन से सरकार जो है इस फैसले को वापस ले पाएगी, या फिर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा? देखिए, जिस तरह भी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके केजरीवाल का समर्थन जताया, और वहीं अभी तो देखना जरूर लाजमी होगा कि जब ये राज्यसभा में विधेयक पारित करेंगे तो कौन कितने संगठन है जो इसका विरोध करते हैं। इसके विरोध में जो वोटिंग होती है वहाँ पे जब इसके विरोध में वोट डालते हैं, कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी गहरी गरमाई जाएगी। क्योंकि केंद्र और दिल्ली सरकार की शुरू से जब से सरकार बनी खींचातानी चली आ रही है, क्योंकि एलजी केंद्र सरकार चाहती है कि जितना भी जो कार्य है वो एलजी के अधीन रहे, और वही दिल्ली सरकार चाहती है कि सारी पावर उनको मिले, जिससे हम अपने काम कर सके। क्योंकि जितने भी फाइलें वो केजरीवाल जो सरकार है वो भेजती है एलजी के पास, उनको रोक दिया जाता है काफी। उसके बाद फिर जो लोग दोबारा उनके मिलने का समय मांगते हैं उनको समय नहीं दिया जाता, वहाँ बैठते हैं। उसके बाद जो शब्द कटाक्ष होता है दूसरे में कटाक्ष किया जाता है। उसके बाद जाके कई मुश्किलों के बाद फाइलें साइन होनी करनी पड़ती है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। कई तरह के ऐसे प्रस्ताव है जो अभी पारित नहीं हुआ, जिसको एलजी ने रोक लगा रखी है, साइन के लिए रोक रखा है। और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद तमाम उनके जितने स्टेट जहाँ सरकार है वह खुशी मनाई थी सबने की एक बहुत बड़ी जीत है, दिल्ली के सारे काम होंगे, किसी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि उनका कहना था कि जितने भी इस समय जो दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर जितने अफसर बैठे हैं जो काम नहीं करते और जो भ्रष्टाचारी उन सबको हटाया जाएगा, ईमानदार अफसरों को जिनको काम करने की इच्छा जता रहे हैं जो उनको काम करने का मौका दिया गया। लेकिन केंद्र के इस फैसले ने इस पर रोक लगाने के बाद से राजनीति गरमाई हुई है, तरह तरह के बयान सामने आए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह फैसला एक रात के अंदर ही बदल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की गहरी साजिश है चुनी सरकार को रोके जाने से। फिलहाल अब ये देखना लाजमी होगा कि इस पर जरूर इस जो राज्यसभा के अंदर काफी मुश्किल होगी इस विधेयक को पारित कराने में। अगर सबका समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जो विधेयक है पारित नहीं किया जा सकेगा। जी जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो विपक्षी दल एकजुट हो गया है और इस अध्यादेश को रोकने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भरत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, सुसाइड नोट में नहीं ठहराया गया है किसी को जिम्मेदार। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के सेमरो सोसाइटी की घटना आपको बता दें। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे, सीबीएसई बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी ने आत्महत्या कर ली। वेंकटेश सिंह ने घर में फंदा लगा करके, फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या की। पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में थे वेंकटेश सिंह। पुलिस ने वेंकटेश सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 महीने से दफ्तर नहीं जा रहे थे वेंकटेश सिंह। पिछले 2-3 महीने से मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। सुसाइड नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया उन्होंने। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के सेमरू सोसाइटी की घटना आपको बता दें। जयवीर महावीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीबीएसई के जो सेक्रेटरी उन्होंने सुसाइड कर लिया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? देखिए, आपको बता दें कि जो सीबीएसई बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी हैं वेंकटेश सिंह, वो गाजियाबाद के सुमेरू सोसाइटी में रहते थे, जो कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पड़ती है, वहीं पर वो रह रहे थे। और पिछले लगभग 2 से 3 महीने से उनका गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था और मानसिक तनाव के चलते उन्होंने सुसाइड किया है। हालांकि जो वेंकटेश सिंह थे, उनकी एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। उस सुसाइड नोट में वेंकटेश सिंह ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया। उनका मतलब जो चिट्ठी लिखी है उसके अनुसार वो, क्योंकि मानसिक उनका संतुलन खराब चल रहा था लगातार, जिस तरह से वो चिंता में चल रहे थे, यानी कि तनावग्रस्त थे, तनाव में थे, तो कहीं ना कहीं तनाव, एक जो वर्कलोड कहा जा सकता है, वो कहीं था, जिसके चलते वेंकटेश सिंह ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उनके एक बेटा और एक बेटी है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी पढ़ाई में ही वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं वेंकटेश सिंह जो पिछले 2 से 3 महीने तक अपने जो दफ्तर है, जहाँ पर उनका कार्यालय सीबीएसई का वो जो बोर्ड कार्यालय, वहाँ पर नहीं जा रहे थे और अब देर रात जिस तरह उन्होंने आत्महत्या की है, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके शव को कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार की तरफ से कोई शिकायत अभी तक नहीं दी गई है। पुलिस तमाम मामले की छानबीन कर रही है और कई पहलुओं पर जो गाजियाबाद पुलिस है वो जांच कर रही है। अब देखना होगा कि हालांकि जो चिट्ठी है, साफ तौर पर उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें किसी को भी उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। डिप्रेशन के कारण ही जिस तरह तनाव में चल रहे थे, उसी के चलते अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसमें उनकी आत्महत्या की चीजें सामने आ रही है। तो अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि जब सुसाइड नोट एक तरफ पुलिस के पास है, वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराएगी और पोस्टमार्टम के बाद जो आत्महत्या यानी कि जो हत्या है या आत्महत्या है, यह स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि प्रारंभिक बात करें तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से आत्महत्या है और जिस तरह परिवार ने अभी तक कोई शिकायत यानी कि कोई विरोध इस तरह का नहीं किया है कि जिससे इस मामले को कहीं दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार तनाव चल रहा है और तनाव के चलते ही वेंकटेश सिंह ने जो अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वेंकटेश सिंह करीब 2-3 महीनों से ही वो डिप्रेशन में चल रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था, तो क्या कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है कि किस तरीके का उनके ऊपर जोर था? क्या काम से रिलेटेड उनका जो ये पूरा टेंशन थी वो चल रही थी, स्ट्रेस था, और या फिर उनकी तरफ से, परिजनों की तरफ से या कोई और बात कही गई है? किस स्ट्रेस के लेकर के बात कही गई है? देखिए, अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो तनाव था वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी उसको कहा जा सकता है, मानसिक बीमारी थी जिसके चलते वो तनाव में रहते थे। और अगर बोर्ड की कार्यालय की बात करें तो कार्यालय के तनाव की कोई अभी तक किसी तरह के उत्पीड़न की बात जो परिवार है उन परिवार ने अभी तक नहीं कही है और ऐसी कोई जानकारी अभी तक परिवार की तरफ से नहीं दी गई जिसमें परिवार किसी को दोषी ठहरा रहा हो, या फिर जो वेंकटेश सिंह थे जिन्होंने आत्महत्या की है उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उस सुसाइड नोट में भी उन्होंने किसी को
दोषी नहीं ठहरा। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि इस मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसके अनुसार मानसिक बीमारी भी इसको कहा जा सकता है। जो मानसिक रोगी थे और जिनका इलाज भी लगभग पिछले 2 से 3 महीने से मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था, तो उस आत्महत्या ही से अभी तक कहा जा सकता है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहीं अधिकारियों की तरफ से उन पर किसी तरह का कोई मानसिक दबाव दिया जा रहा था या फिर वर्कलोड यानी कि जो कार्य का प्रभाव है उसको कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो चिट्ठी लिखी है और जो अभी तक परिवारों की तरफ से, परिवार के जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही उनके बेटे या जो बेटी, जो उनके बच्चे हैं उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है और ना ही उन्होंने भी इस विषय पर, जो आत्महत्या है, इस पर अभी कुछ कहा है। परिवार के लोग कैमरे के जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं वेंकटेश सिंह, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि तनाव, मानसिक तनाव से वो जूझ रहे थे करीब 2-3 महीनों से, जिसके बाद आज उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक करके अपनी जान दे दी। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।